याद है कुछ या फिर भूल गई है हमारे देश की जनता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को मैं क्यों दिखा रहा हूँ। सही बात है, मैं आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं इस वीडियो में सच्चाई नजर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। डॉक्टर कफील खान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं, एक छोटा सा डॉक्टर आज वो बड़े पैमाने पर और पूरे देश में नाम कमा रहा है। कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए मुसीबत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहां हमारे पूरे देश में NRC CA के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी और जगह जगह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, उसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में NRC के खिलाफ बयान दे रहे डॉक्टर कफील खान को मुंबई से 29 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी बीच STF की टीम मथुरा जेल लेके पहुंचती है, जहां उन पर NSA लगा दिया जाता है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। क्या देश में सेवा करना या किसी के काम आना सबसे बड़ा पाप है? वह इंसान जो आज अपने घर परिवार को छोड़कर जेल की सलाखों में जिंदगी काट रहा था। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर कफील खान की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ नया भारत टीवी 24 चैनल के माध्यम से स्पेशल इंटरव्यू में देखे जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जहां कि आज डॉक्टर से इंसानियत के फरिश्ते बन चुके हैं, मगर मोदी और योगी सरकार को इनकी कार्यशैली मेहनत है वो इनको पच नहीं पाई और उल्टे सीधे आरोप में फंसा दिया गया। मैं सीधा बात करूंगा डॉक्टर कफील खान जी से, जो आज रांची पधारे हैं और किस काम के लिए पधारे हैं, सीधा रुख करेंगे। आदाब सर। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो मानना है कि अल्लाह जैसे रखे वैसे ही खैरियत है। नया भारत में आपका स्वागत है सर, और खैर मकदम है क्योंकि आप रांची पधारे हैं और रांची की जनता के लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि आप आए तो कुछ ना कुछ रांची की जनता आपसे कुछ ना कुछ सीखेगी। सर, एक डॉक्टरी का सिलसिला था और कैसे आज इंसानियत का फरिश्ता बनते गए। भले ही राजनीतिक गलियारों में आपको नहीं माने, मगर आज देश की जनता आपको सर का ताज बना चुकी है। क्या कुछ कहना? ये लोगों का प्यार है और मेरी में जो हिम्मत और जज्बा है लड़ने का, वो आप लोगों के प्यार से मिलता है। आप लोगों से बस इतनी गुजारिश होगी कि जद्दोजहद अभी कम नहीं हुई है, लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। बस इतनी दुआ कीजिएगा कि हिम्मत ना टूटे और ये जो जंग है वो हम लड़ते रहें, और इंशाल्लाह लड़ाई से नहीं, मारपीट से नहीं, जो संविधान अधिकार दिए हैं उससे लड़के हमें जो नफरती जो इरादे हैं उनको खत्म कर सके। जब से मोदी सरकार आई, आप ही को ही टारगेट क्यों किया गया सर? तमाम डॉक्टर थे और भी सेवा कर रहे थे, आप ही को क्यों टारगेट किया गया? क्यों इतना 500 दिन जेल में आपको बिताने पड़े? दिन कैसे गुजरी होगी सर आपके ऊपर वो दिन, वो रातें? क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता या डॉक्टर कपिल जॉन भी होता, डॉक्टर कपिल कुमार भी होता, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी होता, योगी आदित्यनाथ वही करते जो उन्होंने किया था, क्योंकि उनको अपने लोगों को बचाना था। पर बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब खान का नाम आ जाता है तो स्टोरी जो है बिकना आसान हो जाती है। एग्जाम्पल बताऊंगा कि जैसे कन्हैया कुमार और उमर खालिद, दो लड़के JNU में थे, और उनके बारे में कहा गया कि वो पाकिस्तान गए थे देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने, कॉन्स्पिरेसी करने। तो अगर आप बात कीजिए आपस में तो लोग कहेंगे नहीं, उमर खालिद गया होगा, कन्हैया नहीं गया होगा। तो ये जो स्टोरी बिकने की आसानी होती है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी चाल चली थी, क्योंकि 13 तारीख से पहले ये बात हो रही थी कि 63 बच्चे क्यों मरे, कमीशन क्यों किसने लिया, सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्यों अगस्त में मौतें होती हैं रहती हैं, ये बातें कहीं।
लेकिन 13 तारीख के बाद सिर्फ जो है डॉक्टर कफील होने लगा। लोग 63 बच्चों की मौत को भूल गए। बिहार जब में बाढ़ पीड़ितों की लोगों की सेवा करने गए, वहाँ पर भी आपको निशाना बनाया गया, मतलब कहीं ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ा गया। क्या थी ऐसी वजह सर जो आपका पीछा नहीं छोड़ा गया? बहुत तकलीफ के दिन थे वो। याद होगा कि आपके घर परिवार एक एक दिन एक एक मिनट आपको याद किया करते थे, और जिस वक्त आप जेल से बाहर निकले थे तो क्या आपके बच्चे आपको पहचान पाए थे वो? मैंने हमेशा ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 5 साल में जो मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया है वो 500 दिन का जेल नहीं, 500 दिन का वो जेल नहीं। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे खुद योगी जी मौजूद थे। शायद वो भी बच गए अल्लाह के शुक्र से। नौकरी से निकाल दिया, फाइनेंशियली तोड़ दिया, ये सारी जद्दोजहद बर्दाश्त कर ली गई, लेकिन अपने ही बच्चों से मुझे दूर कर दिया। जब पहली बच्ची 11 महीने की थी तब जेल भेजा था, जब वो चल नहीं पाती थी, गोदी में थी मेरी। 2 साल बाद आया तो वो दौड़ती थी, चलती थी, बात करती थी, अब्बू बोलती थी, लेकिन अब्बू का मतलब नहीं समझती थी। दूसरी बात, जब मुझ पर रासुका यानी NSA लगाया गया तब उस वक्त मेरा बेटा 8 महीने का था। जब वापस आया तो 1.5 साल का हो चुका था। अब मेरे बड़े भाई को ही वो अब्बू जान समझता है। कई महीने गुजर गए, वो हर रात जो है ज़िद करता था कि उन्हीं के पास सोएगा, मेरे पास आने से डरता था। तो ये जो दर्द दिया है वो योगी जी ने, वो शायद कभी भर ना पाए। कहीं ना कहीं आपके पीछे ये मामला एक चर्चा में आ गया था उस वक्त जब आप जेल में, मथुरा जेल में गए थे और आप एक खाने के लिए, पानी के लिए तरस गए थे। कैसे वो 5 दिन कैसे गुजारे थे बिना पानी के, बिना खाने के? क्या किए थे उस समय जेल में आप? कुछ नहीं किया था, चिल्लाता था, रोता था, क्या कर सकता था। ये पीछे की चमड़ी कहते हैं ना कि लाल कर दी हिंदी में। कई रात जो है पेट के बल सोया था, क्योंकि करवट बदलता था तो बहुत दर्द होता था, इतना मारा था। और भूख का एहसास तो तब होता है जब आपको शायद कोई चीज़ ना तोड़ सके, लेकिन भूख और प्यास तोड़ देती है। मुझे याद है कि जो है मथुरा जेल, जब मुझे 3 दिन बाद मुंबई से जब STF पकड़ के अलीगढ़ लेके आई, फिर मथुरा जेल लेके गई, तो मैंने जेलर के पैर पकड़ लिए थे, रोया था कि 2 रोटी दे दो। गंदे दिन थे, पर बच गया, जिंदा बच गया। सबसे बड़ी बात है जिंदा बच गया, और वो सब इसलिए हुआ कि इतने लोगों की दुआएं थी। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपके साथ जरूर किया, भले इम्तिहान ये चल रहा था, मुश्किल घड़ी थी। ऊपर वालों तक बात आप लोगों ने ही पहुंचाई, लोगों ने ही पहुंचाई। मतलब मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं मुंबई में गया तो एक लड़का था, बार बार फेसबुक पे मुझे मैसेज करता कि उसकी अम्मी जान मिलना चाहती हैं, बहुत ज़ईफ़ हैं। और अब कहीं जाता हूँ तो टाइम बंद के रहता है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया। जोगेश्वरी चाल है मुंबई में, बहुत कंजस्टेड जगह है, छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पे गंदगी है बहुत। उस छोटी सी कुटिया में एक 70 साल की ज़ईफ़ औरत थी, और उन्होंने कहा कि जब से आप जेल गए हैं पिछले 8 महीने से हम हर जुमेरात को आपके लिए रोज़ा रख रहे हैं। तो ये रूहानी बात थी। मेरे भाई को जब गोली लगी थी तो मुझे याद है मदीना से फ़ोन आया कि हम लोग इतने 100 लोग इकट्ठा हो गए हैं और सारी रात आपके लिए तवाफ़ करेंगे। तो ये रूहानी बात है, और यही एहसास है जो जिंदा रखता है। एक मामूली सा इंसान आज वो डॉक्टर कफील नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर हो गया है, और पूरी दुनिया में आपके लिए दुआ की गई। कुछ तो बात है। मुझे लगता है कि मेरी परवरिश जो अम्मी अब्बू जान ने की कि अमाल सही होना चाहिए, कभी झूठ किसी को नहीं बोलना, कभी किसी को धोखा नहीं देना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। और अगर दिल तुम्हारा कहे कि अगर तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तो कभी किसी के आगे झुकना नहीं। तो वो जो जज्बा है उससे ही मुझे लगता है कि
आज जो मैं इतनी बड़ी जद्दोजहद कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं माँ बाप का दुआ काम आई है। यहाँ तरबियत, जी जी, माँ बाप की दुआ, आपकी लोगों की दुआ, वो तरबियत, आप लोगों का जो प्यार मिलता है वो मिलता है, वो मतलब बता नहीं सकता मैं। आज आप रांची पधारे हैं सर, और बुक का विमोचन हो रहा है, क्या क्या उसमें बातें दर्शाई गई हैं, ये थोड़ा सा और बता दें, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। देखिए किताब में मैंने ना, देखिए मेरी कहानी, मैंने कहा ना, सबको लोग को टुकड़े टुकड़े में सबको पता है, लेकिन जो है मेन उन 80 फैमिलीज की भी बारे में बात की है मैंने, मीडिया की बातें की हैं, कैसे मुझे वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सुपरिटेंडेंट बना दिया। आप लोगों को शायद याद हो कि अर्णव गोस्वामी जी एक टाइम्स नाउ में थे, 9 बजे रात में चिल्ला चिल्ला के 70 बच्चों का हत्यारा, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील। अरे वाइस प्रिंसिपल 40 साल की उम्र होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया, जो कि प्रोफेसर की पोस्ट होती है। जी बिल्कुल। तो मैंने उसको भी दिखाने की कोशिश की है। जेल में करप्शन दिखाया है कि कैसे जो है एक छोटे से जेल में, एक बैरक में 160 200 लोग रहते थे, और एक बैरक में मंत्री जी अकेले रहते थे। जुडिशियल की सिस्टम की बात की है कि कैसे जो है तारीख पे तारीख मिलती जाती है, और न्याय इंसाफ जो है कितना महंगा हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ सिस्टम की बात की है कि ताकि जो है अप्रैल मई में जो हमने सुनामी देखी थी, वो जो दर्द सहा था अपने लोगों को खोने का, मुझे नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में ऐसा कोई होगा जो अपने किसी करीबी या किसी रिश्तेदार को उस सब टाइम पे नहीं खोया है, तो वो दोबारा ना देखना पड़े, उसकी कोशिश की है। गोरखपुर में जितने जो हॉस्पिटल्स हैं, जितनी वो बातें हुई हैं, मैं चाहूंगा कि बुक का विमोचन हमारे चैनल के माध्यम से कर दे तो काफी अच्छा रहेगा, और दर्शकों को ये एक संदेश भी पहुंचेगा कि गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी का ये बुक विमोचन कर रहे हैं डॉक्टर कफील साहब। डॉक्टर कफील साहब, इसमें क्या क्या बातें दर्शाई गई हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में हमको बता दीजिए। जी, जुडिशियल सिस्टम किस तरह से जो है तारीख पे तारीख देता है, उसकी कहानी है। मीडिया का रोल किस तरह से हो गया है कि वो सही खबरें ज़मीन पे ना आके वो सोशल मीडिया से खबरें उठाने लगा है। हेल्थ सिस्टम हमारा किस तरह से टूटा हुआ है, और मैंने ये सब कुछ सबूतों के साथ देने की कोशिश की है, जिसमें जो है चीफ मिनिस्टर को जो लेटर लिखा गया है वो भी है, और मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी है कि मैं सबसे जूनियर डॉक्टर था और ये हुआ। तो ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, आप इसको, बहुत महंगी नहीं है, 300-400 रुपये की है, आप इसे ख़रीद सकते हैं 499 की, तो इसे ख़रीद सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है आप पढ़ के बताइए कि कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का कि आज कपिल सर आपको टाइम दिए, और अच्छी बात है कि जितने भी बातें बीती हैं वो इस बुक में आपको दर्शा दी गई हैं।